जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, हम लोग देख रहे हैं सावरकर की क्षमा याचनाएं। हम लोग सावरकर की 3 चिट्ठियों के बारे में जान चुके हैं और ये चौथी दया याचिका है जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं। सावरकर ने ये दया याचिका 5 अक्टूबर 1917 को लिखी थी। इससे पहले उन्होंने 14 में पिछली दया याचना लिखी थी। उसके बाद बीच में 3 साल का गैप रहता है। इस चिट्ठी में भी वो खुद उल्लेख कर रहे हैं कि 3 साल पहले मैंने ये लिखी थी दया याचिका, और फिर 3 साल के बाद 5 अक्टूबर 1917 को ये चौथी दया याचिका भारत सरकार के सचिव के नाम लिख रहे हैं। और इसमें फिर से वो सरकार को भरोसा दिलाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं बिंदुवार कि मैं ब्रिटिश राजभक्त बन के रहूंगा। जो ब्रिटिश सरकार आदेश देगी, जिस सेवा के लायक मुझे समझेगी, जिस तरह से सेवा करने को कहेगी, मैं जहां जिस हाल में रखेगी मैं रहूंगा और पूरी तरह से ब्रिटिश राजभक्त बन के रहूंगा। ये दूसरे देशों का उदाहरण देते हैं कि वहां पर भी जो कैदी हैं, अब कैदियों को छोड़ा जा रहा है, उन्हें माफी दी जा रही है। कई देशों का उदाहरण देते हैं और अपनी ये क्षमा याचना भेजते हैं भारत सरकार के सचिव के पास। आइए हम लोग देख लेते हैं सावरकर की चौथी दया याचिका। सेवा में हिज ऑनर भारत के सचिव गृह विभाग। माननीय महोदय, कोई 3 वर्ष पहले 1914 में मैंने भारत सरकार को निम्न बिंदुओं पर एक याचिका भेजी थी एवं लॉर्ड हार्डिंग ने उदारता से मुझे सूचित किया था कि यह असंभव था। ऐसा नहीं था कि सरकार तत्कालीन परिस्थितियों में मेरे प्रस्तावों पर कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं थी। युद्ध एवं इसके सभी अभिधार्थों ने लगभग सभी लोगों एवं राज्यों के बीच सभी राजनीतिक संबंधों को निर्णयात्मक एवं भौतिक स्तर पर बदल दिया है। इंसान में नई आत्मा का अभ्युदय हुआ है और सभी राष्ट्र नवीन अवलोकन एवं नई उम्मीदों से भर गए हैं, जिन्हें गणतंत्रों के राष्ट्राध्यक्षों एवं साम्राज्यों के मंत्रियों के उद्गारों में जिम्मेदार एवं उत्साही भाव प्राप्त हुए हैं। भारत और ब्रिटिश साम्राज्य विश्व की इस लोकतांत्रिक उथल पुथल से समूचे तौर पर अछूते नहीं रह सकते थे। उनमें भी वर्ण निरंकुशता एवं वर्ण पराधीनता आपसी सहयोग एवं गणतंत्र को स्थान दे रही है। साम्राज्य मंत्रिमंडल का केंद्र, उसमें उपनिवेशों के मंत्रियों एवं भारत के मनोनीत परंतु 2 नुमाइंदों की मौजूदगी, भारतीय युवाओं को स्वयंसेवी के तौर पर भर्ती होने की मंजूरी, सेना में कमीशन स्तर के पदों का खोला जाना और प्रधानमंत्री का भाषण, जिसमें उन्होंने लाखों भारतीयों को निर्भर नहीं बल्कि सच्ची सहभागिता का एहसास दिलाना, ब्रिटिश शासनकाल की सर्वोपरि परीक्षा बताया। और मौजूदा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा राजशाही के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण, निश्चित और दृढ़ बयान, जो न केवल उसके लक्ष्य परंतु भारतीय प्रशासन में तत्कालिक अलबत्ता सीमित बोध पर ज्यादा ध्यान दिलाता है, ये सब तथ्य दर्शाते हैं कि अब भारत सरकार न केवल भारतीय जनमानस के हित में निरंतर कार्यरत है, बल्कि प्रगति के पहले सिद्धांत को भी पहचानती है जो स्वयं जनमानस है। इसलिए जिस ओर लॉर्ड हार्डिंग ने ध्यान दिलाया है, परिस्थितियां बेहतर हैं या उस ओर विकासरत हैं। अतः मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रत्येक स्थान पर सफल रहने वाली सहयोग तथा गणतंत्र नीति को यदि भारतीय प्रशासन में प्रयुक्त किया जाना है, तो उसके शुभारंभ में जो कार्य दरबार एवं आतिशबाजी के माध्यम से उतना बेहतर हो सकता है जितना भारतीय राजनीतिक कैदियों की तुरंत रिहाई कर सकती है। किसी शाही इश्तहार और गज यात्रा के बनिस्पत अपने नातेदारों की रिहाई विचारों ही नहीं बल्कि भारतीय लोगों के दिलों को छू सकती है। कनाडा में विद्रोह एवं बगावतों का आम चलन था। लॉर्ड डरहम जैसे निर्भीक राजनेता उठे और आत्मविश्वास दिखाया और अब उन विद्रोही नेताओं के प्रपौत्र ब्रिटिश की ओर से फ्लैंडर्स में लड़ रहे हैं।
बोर लोगों ने युद्ध किया और परास्त हुए, परंतु अंग्रेजों ने परिस्थितियों की गंभीरता को समझा और अमेरिका तथा केप कॉलोनी के इतिहास को याद कर वैसा बर्ताव किया जो विजेता को करना चाहिए और उन्हें स्वायत्तता प्रदान की। और परिणाम यह कि ड्यूइट ने विद्रोह किया, परंतु वहां दबाने के लिए केवल ड्यूइट ही थे, बोथा नहीं थे। क्या ब्रिटिश लोगों के उदार एवं गंभीर व्यवहार के जवाब में भारत कम उदार नजर आता है? इतिहास बताता है कि भारत की गलती, यदि यह गलती ही थी, तो इतनी ही है कि वह उदार और बेहद विश्वासी रहा है। यदि होम रूल की सुविधा हमारे लोगों को पूर्णतया प्रदान होती तो हमारे लोग अपने हितों के लिए सभी उपनिवेशों की तुलना में साम्राज्य के साथ घनिष्ठता से जुड़ेंगे, जब तक कि हमारे हित इसके जरिए और इससे सधते हैं। दूसरा, मैं उनके बारे में भी कह सकता हूं जिन्हें मैं जानता हूं। साम्राज्य से उसके अस्तित्व के कारण हम लेश मात्र भी वैर भाव नहीं रखेंगे। न ही, जैसा कि मेरा मानना है, समूचे राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक कला का आदर्श मानवीय अवस्था होनी चाहिए। सभी राष्ट्रों को प्रगति के अवसरों एवं आजादी के सिद्धांत पर समाहित करना जो दूसरों में अपना सम्मान तलाशती हो, ऐसे साम्राज्य के प्रति मेरे मन में केवल सहानुभूति का भाव है जो मानवता के बृहत अंश को एक सूत्र में बांधे और हमें उस आदर्श के निकट ले चले। यदि भारत को इस राष्ट्रमंडल का स्वायत्त साझीदार बनाया जाता है और निकट भविष्य में भारतीयों के लिए वाइसरीगल परिषद में बहुमत सुनिश्चित किया जाता है, तो हमारे पास समाज के परिष्करण और स्वच्छ करने के लिए बहुत कुछ होगा और हमारी समस्त ऊर्जा उपलब्धियों को सशक्त करने में व्यतीत होगी। साम्राज्य के विरुद्ध वह कोई कट्टर विरोध नहीं था, विध्वंसकारी तो बिल्कुल नहीं, केवल एक बोध था जो भूमि पर प्रगति के सभी मार्गों पर घुसपैठियों पर कार्रवाई की जाएगी, सरीखे दिखने वाले नैराश्य के संजीदा और मारक बोध से उपजा था, जिसने हमें राजनीतिक जीवन के खतरनाक उपमार्ग पर डाल दिया था। जब कोई संविधान नहीं था, संवैधानिक अभियानों के संबंध में बात करना मजाक था, परंतु यदि संविधान अस्तित्व में आता है और होम रूल जिस अनुरूप है, तो बेहिसाब राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक कार्य किया जाना है और संवैधानिक विधि अनुसार किया जा सकता है, जिससे सरकार यह जानकर आश्वस्त हो सकती है कि कड़ी सजा झेलने वाले किसी भी मौजूदा राजनीतिक कैदी ने भूमिगत कार्य किसी रोमांच के लिए नहीं किया था। इसलिए राजनीतिक कैदियों की रिहाई न सिर्फ प्रशासनिक सुधारों का शुभारंभ कर ब्रिटिश सरकार और साम्राज्य के प्रति भारत भर में भरोसा पैदा करेगी, बल्कि साथ ही इस सद्कार्य से भविष्य में उसे कोई नुकसान पहुंचने की आशंका नहीं है। तीसरा, जब तक राज्य के सुदूरदर्शी सुधार कार्यक्रम साथ नहीं होंगे, भारतीयों के असंतोष की जड़ें केवल कैदियों की रिहाई से ही दूर नहीं होगी। इसी तरह सुधारों की कोई भी किस्त तब तक संतोष प्रदान कर दिलों को जीतेगी नहीं जब तक उनके साथ कैदियों को रिहाई नहीं मिलेगी। किसी भूमि पर शांति और आपसी विश्वास तथा स्नेह कैसे हो सकता है जब तक कि उसके हजारों परिवार बुरी तरह टूट चुके हों और हर दूसरे घर का एक भाई या एक बेटा या पति या एक मित्र उसके हृदय से छीन लिया गया हो और कारागारों में बंद हो। यह मानवीय प्रकृति के खिलाफ है, क्योंकि रक्त संबंध बहुत घनिष्ठ होते हैं। चौथा, दुनिया भर में जेलें उनके लिए खोल दी गई हैं जिन्हें राजनीतिक सिद्धांतों की खातिर उनमें भरा गया था। रूस, फ्रांस, आयरलैंड तथा ट्रांसवाल का जिक्र करना गलत न होगा। यहां तक कि जब युद्ध मुंह बाए खड़ा था, ऑस्ट्रिया भी अपने राजनीतिक कैदियों की रिहाई को न रोक सका था। यह भी नहीं कहा जा सकता कि रिहा कैदियों पर केवल आम शिरकत का आरोप था, क्योंकि सफ्राजिस्टों के मामले में श्री बोनार लॉ के शब्दों में करीब सभी कैदियों पर व्यक्तिगत कार्रवाई का आरोप था और युद्ध छिड़ते उन्हें छोड़ दिया गया था। इसलिए दुनिया के सभी राष्ट्रों के लिए लाभकारी रहे कदम केवल भारत में ही नुकसानदेह रहेंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पांचवां, जब तक ऐसे लोग जेल में रहेंगे जिनके नाम गलत या सही तरीकों से ही सही हजारों लोगों द्वारा लिए जाते हैं और जिन्हें मौजूदा परिस्थितियों में शत्रु के तौर पर देखा जाता है, तब तक प्रशासन के विरोध की परंपरा अपने ही श्रद्धालुओं और अंध भक्तों को सामने लाती रहेगी। परंतु यदि यही लोग अथवा इनमें से कुछ ही वापस लौटें और निष्ठापूर्वक मान लें कि उनके राष्ट्र का हित ब्रिटिश लोगों के साथ सहयोग से खतरे में नहीं
उस संबंध में प्रचार करते हुए उदाहरण स्थापित करें तो उन्हें आदर्श स्वरूप देखने वाले लोग भी मानेंगे कि नया सवेरा हो गया है और ताजा हवा तथा रोशनी में नए मार्ग पर चलना होगा और अतीत के अंधकारमय अभियान को त्यागना होगा। छठा, अधिकांश भारतीय कैदी षड्यंत्रों की सजा झेल रहे हैं जिनमें उन्हें अपने साथ दूसरों के अपराधों का भी दंड भोगना पड़ता है। और दूसरा, कुछ 10 वर्ष 9 या 8 बिता चुके हैं और कुछ ने कम अवधि की निराशाजनक दास्ता कड़ी मेहनत में गुजारी है। उनमें से कई जिन्हें अब तक समय और स्वास्थ्य की बुनियाद पर रिहा हो जाने चाहिए थे। उपरोक्त सभी कारणों की वजह से मैंने यह याचिका आपके समक्ष पूरी साफगोई के साथ अपनी सोच और उम्मीद के अनुसार रखी है और मेरा विश्वास है और उम्मीद है कि इसे यहां आने पर भारत के राज्य सचिव के समक्ष रखा जाएगा। अंत में पूरी गंभीरता के साथ मैं जोड़ना चाहता हूं कि यदि सरकार को लगता है कि अपनी रिहाई के लिए मैं यह लिख रहा हूं या यदि माफी देने के लिए मेरा नाम मुख्य अड़चन बनता है तो सरकार मेरा नाम हटाकर शेष सबको रिहा कर दे। यह दशा मुझे अपनी ही रिहाई जितनी संतोषप्रद होगी। यदि सरकार कभी इस प्रश्न पर विचार करती है तो माफीनामा इतना व्यापक होना चाहिए कि उसमें भारतीय प्रवासी भी समाहित रहें और जिन्हें उनकी अपनी ही भूमि में अजनबी मान लिया गया है और यह मान लिया गया है कि वे भारत सरकार के कटु विरोधी हैं, परंतु उनमें से अधिकांश को यदि लौटने की अनुमति मिलती है तो वे मातृभूमि और संवैधानिक सुधारों के हित में काम करना चाहेंगे जब नया एवं मौलिक संविधान यहां लागू होगा। आशा है कि योर ऑनर मुझे मेरे मंतव्य को राज्य सचिव के समक्ष रखने की संतुष्टि को अन्यथा नहीं लेंगे, चूंकि एक कैदी का जनहित पर जोर देना अभी तक अनिश्चितता के दायरे में है। मैं हूं आपका सबसे अधिक आज्ञाकारी, हस्ताक्षर किया हुआ है VD सावरकर, कैदी नंबर 32778। तो साथियों, ये आप देख रहे थे सावरकर की चौथी दया याचिका जो उन्होंने 5 अक्टूबर 1917 को भारत सरकार के सचिव, तत्कालीन भारत सरकार यानी ब्रिटिश सरकार, जो भारत सरकार के रूप में यहां जो माना जाता था, ब्रिटिश हुकूमत का जो विंग था, जो इकाई थी, उसके सचिव को उन्होंने ये पत्र लिखा था। फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि ये जो मूल चिट्ठियां हैं वो अंग्रेजी में लिखी गई हैं, मैं आपको हिंदी अनुवाद उसका बता रहा हूं। तो साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग देखेंगे सावरकर की अगली दया याचिका। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों, आपके लिए हम लगातार पेश कर रहे हैं अमर क्रांतिकारियों की कहानियाँ। इस अभियान को जारी रखने में द फ्रीडम को आपकी मदद चाहिए। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो कृपया इस अभियान को जारी रखने के लिए मदद करें। द फ्रीडम आपका आभारी रहेगा।